अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नॉवेल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 7वीं किस्त के साथ हाज़िर हैं और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली एक साथ आपको मिलती रहें। और ये किस्त नॉर्मल है क्योंकि नहीं लिखा जाता टफ़ रूटीन के साथ इतना ज़्यादा, तो आई होप आप लोग समझेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फिर चलते हैं आज की किस्त की तरफ। उसकी अलार्म की आवाज़ से आँख खुली थी। बोझल आँखों को मसलते हुए वो बेड पे बैठ गया। क्राउन से कमर टिकाकर उसने अपना मोबाइल उठाया। वक्त देखा, सुबह के 6 बज रहे थे। उसने जमाही ली और माथे पे बिखरे बाल हाथ से पीछे करते उसने अपने डैड के सेक्रेटरी को कॉल की थी। पहली ही कॉल पे सेक्रेटरी ने कॉल उठा ली थी। जी शाहवीर सर, उन्होंने सलाम के बाद कहा था। अमजद साहब, आप अभी तक सो रहे थे? उसने खफगी से पूछा। सर, बस रात को। अमजद से कोई जवाब ना बन पड़ा। शाहवीर ने हंकारा भरा अपनी बात कहना शुरू किया। आपको एक काम कहा था मैंने, रात को क्या वो हो गया? बिल्कुल सर, रात ही हो गया था। आपके दोस्त की बहन की सीट पक्की है, आप फ़िक्र ही ना करें। शाहवीर ने सर हिलाया। मेरा इस सब में बिल्कुल नाम नहीं आना चाहिए। वो बहुत खुददार लोग हैं। अगर उन्हें मालूम हो गया कि ये सिफारिश से हुआ है तो वो जॉब के लिए नहीं मानेगी। आपने मेरा नाम कहीं भी शो नहीं करना। जो मैंने कहा है वही कहना है आपने उसे, और वो भी उस वक्त जब वो इस बारे में पूछे। सर, आप फ़िक्र ना करें, ऐसा ही होगा। आप नाउम्मीद नहीं होंगे। आज उनका इंटरव्यू रख लें अगर आप कहें तो। शाहवीर ने एक लम्हे को सोचा, फिर वो बोला, हाँ ये ठीक रहेगा, आप आज उनका इंटरव्यू रख लें। है तो ये फॉर्मेलिटी, लेकिन ज़रूरी है। वो आज ऑफिस आ जाएंगी और सैलरी पैकेज अच्छा हो। शाहवीर ने कहकर कॉल काट दी थी। कमरे की कदावर खिड़कियों पे भारी पर्दे गिरे थे। बालकनी का कांच का दरवाज़ा बंद था। शाहवीर ने कंबल साइड पे किया और जूते पहनता वो बालकनी का दरवाज़ा धकेलता बालकनी में आ गया। उसके कमरे के आगे बनी बालकनी वसी थी, जहाँ टेबल और कुर्सियाँ रखी थीं। रेलिंग के साथ साथ गमले रखे थे जिनमें लगे फूल बादे सबा से ऊँग रहे थे। शाहवीर ने बालकनी में आकर गहरा सांस लिया। ताज़ी हवा के तेज़ झोंके ने उसको ताज़ा दम कर दिया था। काले ट्राउज़र के साथ सुर्ख हाफ स्लीव शर्ट में उसका गोरा रंग दमक रहा था। शहद रंग रोशन आँखें, हल्की बढ़ी स्याह शेव और मूँछें, भरे भरे गुलाबी होंठ। वो मुस्कुराता था तो उसके दाएं गाल पे हल्का सा भंवर उठता था जिसमें कोई भी डूब सकता था। गले में मौजूद मर्दाना कंठ वाज़े था जो एक ले से गले में सफ़र करता था। गले में गोल्ड का चेन था जो गोल गले की शर्ट से दिखाई देता था। वीर ने अपना मोबाइल सामने किया और ईमाने को कॉल की। उसने दूसरी बेल पे कॉल उठाई थी। हेलो, कौन? वो खुमार आलूद आवाज़ में बोली थी। वीर की आंखों में हैरत दर आई। क्या उसने अभी तक वीर का नंबर भी सेव नहीं किया था? मैं वीर बात कर रहा हूँ। मैं बाद में बात करना, मैंने भी सोना है, उसने कहकर कॉल काट दी। वीर ने मोबाइल स्क्रीन को देखा, फिर वो दोबारा कॉल की। ईमाने, तुम अभी तक सो रही हो? तो और क्या करूँ, मैं कोई चौकीदार हूँ जो सुबह ही उठ जाऊँ? देखो वीर, मुझे सोने दो, मैंने यूँ नहीं जाना है। कुछ देर में मैं उठ ही जाऊँगी। वह हल्की सी आवाज़ में उसे कह रही थी। करीब 4 पाइयाँ होने की वजह से उसे खदशा था कि कभी अम्मा ना सुन लें। वह कमरे में ही मौजूद थीं। अब्बा उठकर नमाज के लिए गए हुए थे। वो थोड़ी देर से आते थे। तुम अभी उठो, तुम्हारा आज इंटरव्यू है। ईमाने की आंखें एकदम से खुल गईं। क्या? उसने सदमे से पूछा। हाँ, ठीक 9 बजे तुमने वहाँ पहुँचना है। मैं अभी तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूँ, लेट मत होना वरना मेरी बहुत बेइज्जती होगी। वो लहजे में बेचारगी लाकर बोला था। ईमाने एकदम से बैठ गई। अम्मा ने उसे देखा। क्या हुआ? शहला की कॉल है, आवाज़ ठीक नहीं आ रही, ऊपर जा रही हूँ। मैं शहला नहीं, वीर हूँ। उसे अभी तक ईमाने नींद में लगती थी, इसलिए उसने दूसरी जानिब से कहा।
तुम्हारी ऐसी की तैसी, चुप कर जाओ, पता है मुझे। ईमाने ने उसे डपटा तो वह बेख्तियार मुस्का दिया। उसने ज़ेरे लब उसका जुमला दोहराया। उसे अच्छा लगा, वो ईमाने से नए नए लफ्ज़ सीख रहा था। उसकी ज़िंदगी की सबसे अच्छी उस्ताद बनने वाली थी ईमाने। हाँ बोलो, उसने ऊपर आकर कहा। वो कुछ कहता लेकिन ईमाने खुद ही बोलने लगी। बल्कि तुम क्यों बोलोगे, मैं बोलती हूँ। वीर, मेरी तो तैयारी भी नहीं है, मैं कैसे आज जा सकती हूँ? मुझे तो कुछ भी नहीं आता, वो परेशानी से कहने लगी। वीर दूसरी जानिब से बोला, तुम परेशान ना हो, कुछ भी नहीं होगा। एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, थोड़े से सवाल करेंगे बस। वो आम से अंदाज में कह रहा था। ईमाने के पेट में अभी से गोले बनने लगे थे। तुम भी होगे वहाँ? मैं वहाँ क्या करूँगा, मैं तो अपने काम पे हूँगा। वीर मेरे साथ चल पड़ो, उसने मिन्नत भरे लहजे से ऐसे कहा कि वीर को लगा इनकार नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जा ही नहीं सकता था। अगर वो वहाँ चला गया तो ईमाने सब जान जाएगी। नहीं, मेरे बॉस बहुत गुस्से वाले हैं, मेरे हमनाम हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं करते। बहुत सख्त मिजाज बंदा है। हैं तुम्हारे हमनाम? हाँ, इसरार साहब के बेटे का नाम भी शाहवीर है। उसने रात को ही सोचा था कि अगर ईमाने ने वहाँ किसी के मुंह से शाहवीर का नाम सुन लिया तो वह कहीं तजस्सुस में आगे ही निकल कर सब जान ना जाए, इसलिए उसने ये पत्ता भी फेंक दिया। अच्छा, उसको फ़िलहाल दफ़ा करो, प्लीज़ मेरे साथ चल पड़ो। शाहवीर का मुंह खुल गया। कितनी आसानी से वो शाहवीर इसरार को दफ़ा कर रही थी। लोग जिसे मिलने को तरसते हैं उस लड़की के लिए वो बिल्कुल अहमियत नहीं रखता। तभी शायद मैं इसकी तरफ इतना खिंचता जा रहा हूँ। इसे दुनिया से मतलब ही नहीं है। ये अपनी दुनिया में मगन है, अपने इर्द गिर्द के लोगों में बस। उसने दिल में सोचा। फिर ईमाने को कहा, मैं चल पड़ता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और कभी वहाँ तुम्हें नौकरी मिले और यहाँ मैं नौकरी से निकल जाऊँ। अल्लाह ना करे। सुबह सुबह कैसी मनहूस बातें कर रहे हो। अच्छा बोलते हैं। ईमाने ने फ़ौरन टोका तो वो मुस्का दिया। तुम्हें मेरी फ़िक्र होने लगी है ईमाने? उसने न जाने किस रुख से ये सवाल किया था। वो ये खुद भी नहीं जानता था, लेकिन दिल में ख्वाहिश जागी थी कि ईमाने मुस्बत जवाब दे। हाँ बिल्कुल है, तुम मेरी इतनी मदद कर रहे हो तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि अब तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो। वीर उसके जवाब पे खुश हो गया। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह तैयार हो तो मत जाना, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ। रिलैक्स रहना, वो जॉब तुम्हें ही मिलेगी। आमीन। ईमाने ने ख़ुद को हौसला दिया और कॉल बंद करके नीचे आ गई। क्या कह रही थी? अम्मा ने उसके नीचे आते ही पूछा। वो नाश्ता बनाने को जा रही थी। सादे से लिबास में खिचड़ी बालों वाली अम्मा के चेहरे पे झुर्रियाँ थीं। उनकी उम्र से ज़्यादा उनके मसाइल ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। मैंने नौकरी की बात की थी एक जगह, हम दोनों ने वहाँ दरख्वास्त भेजी थी। मुझे आज उन्होंने बुलाया है, शहला यही बता रही थी। उसे नहीं बुलाया ना, इसलिए उदास थी। उसने अपनी तरफ से अम्मा को मुतमईन करने को कह दिया। अम्मा के चेहरे पे अफसोस फैल गया। बस अल्लाह उस बच्ची के भी नसीब अच्छे करे, तुम्हारी लग जाए जो उसकी भी मिन्नत करके लगवा देना। ईमाने को अपनी सादा तबीयत माँ पे बेसाख्ता प्यार आया। वो उन्हें बस उदास सी मुस्कान से देखती रही। अम्मा नाश्ता बनाने चली गई थी। ईमाने ने फिर शहला को कॉल की और उसे सारी कहानी बता दी कि उसे वीर ने क्या कहा है और वो घर क्या बता चुकी है। चलो अच्छी बात है, मैं समझ गई हूँ। मैं दुआ करूँगी कि ये नौकरी तुम्हें ही मिले। ईमाने फिर तैयार होने चली गई। शाह आज भी जल्दी उठ गया था। उसने आज ऑफिस जल्दी जाना था। कुछ ज़रूरी काम थे, इसलिए वो काले कॉटन के सूट में मलबूस होकर शानों पे चादर डालकर घने बालों को सेट करके वजूद पे परफ्यूम छिड़कता कमरे से बाहर चला गया था। कलाई पे बंधी सुनहरी घड़ी पे उसने वक्त देखा तो वो लाज के कमरे की तरफ आ गया। उसने धीरे से दरवाजे को धकेला तो उसने श्री को लाज के सिरहाने के पास खड़ा देखा। उसके हाथ में शाह की स्याह शॉल थी जो वो रात में लाज को उड़ा कर चला गया था। वह टिकटिकी बांधे उस शॉल का देख रही थी। शाह को लगा जैसे वो उसे उठती खुशबू को महसूस कर रही है। शाह के दिल को कुछ हुआ। उसने गला खंकारा तो वह चौंक कर पलटे। शाह, आप? हाँ, लाज को देखने आया था। वह सर हिलाकर अंदर आ गया। श्री ने शाल को एक तरफ रख दिया। सो रही है, सोई ही रहने देना, स्कूल ना भेजना, और मुझे कॉल करके इसकी तबीयत का बताती रहना। श्री ने सर हिलाया। वह जाने के लिए पलट गया था कि श्री ने उकब से कहा,
शाह, आपकी शॉल कमरे में रख दूँ? शाह ने गर्दन मोड़ कर शरीन को देखा। नहीं, इसे लाज के पास ही रहने दो। वो कह रही थी इसे ये अपने पास ही रखनी है, रात में उसने कहा था। शाह को उसकी बात याद आई तो श्री को बता दिया। लेकिन ये तो आपको बहुत पसंद है, लाज को मैं समझा दूँगी। शाह ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। नहीं, अब लाज को पसंद है तो उसी के पास रहने दो, कोई बात नहीं। श्री के दिल को कुछ हुआ, शाह जा चुका था। वो एक बार फिर शॉल को देखने लगी थी। श्री एक दफ़ा शॉल को रख कर भूल गई थी। साइम के कपड़ों के साथ ये उसकी अलमारी में चली गई थी। शाह ने पूरी हवेली को सर पे उठा लिया था। उसके चेहरे से ही उसकी नाराज़गी दिखाई देती थी। और अब उसने ये शाल इतनी आराम से लाज को दे दी, जबकि वो जानता है लाज इसका हशर बिगाड़ देगी। लेकिन फिर भी उसने ये लाज को दे दी। श्री को कुछ देर तो ये सब सोचती रही, फिर उसे खुद ही अपनी सोचों पे हैरानी हुई कि वो ये सब क्या सोच रही है। उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन बार बार रात का मंज़र उसकी आंखों के सामने आ जाता था। शाह का लाज के माथे को चूमना, उसके गिर्द अपनी शाल उड़ाना, उसके लिए खाना लेकर जाना। वो तवज्जो और फ़िक्र तो सबकी करता था, लेकिन रात वाली तवज्जो और फ़िक्र में कुछ बढ़कर था। और इस तजावुज़ को महसूस करने वाली श्री मान ही नहीं सकती थी कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। शाह के लिए वो बच्चों जैसी है, उसने ख़ुद को तसल्ली दी थी। श्री ने वो शाल लाज के सिरहाने ही रख दी और पलट कर नीचे चली गई। जिस दिन लाज स्कूल नहीं आती थी, उसका पूरा दिन ऐसे ही बोर गुजरता था। दिल किसी भी जगह नहीं लगता था। वो खामोश था, फिरता रहता था। उसके दोस्त उसे बुलाते रह जाते, लेकिन वो टाल देता और किसी खामोश गोशे में बैठ जाता था। साइम का दिल लाज के बगैर नहीं लगता था। दिन ब दिन उसको देखने की तशनगी बढ़ती जा रही थी। वो आंखों के सामने होती, फिर भी यूँ लगता कि वह दूर है। उसका दिल करता कि वो अब लाज के बहुत करीब रहे, लाज उससे बहुत सारी बातें करे, वो बस उसे सुनता रहे। दिन में न जाने कितनी ही बार वो लाज के नाम को ज़ेरे लब दोहराता था। साइम उन लोगों में से था जिन्हें जब कोई अच्छा लगने लगता है तो वो उसका नाम बार बार लेते हैं। नाम लेने से एक अजीब सी खुशी उनके पूरे वजूद में दौड़ने लगती है। साइम भी जिस वक्त भी लाज का नाम दोहराता तो उसके दिल में जैसे गुदगुदी होती थी। लाज हंसती, मुस्कुराती, नाराज़ होती उसके सामने आ जाती थी। वो अब भी चलता हुआ स्कूल के पिछले हिस्से में आ गया था, जहाँ पे दरख्त लगे थे और शाखों पे बैठी चिड़िया चहक रही थी। उसने एक दरख्त से कमर टिकाई और सोचने लगा कि उसे लाज से बात करनी चाहिए, लेकिन क्या वो समझेगी? बच्चों जैसा दिमाग है उसका। शाह को बता दिया तो उसके दिल में ये ख्याल आया तो उसका दिल डूबा था। मैं श्री आपी से बात करूँगा पहले। एक और तजवीज़ उसे खुद ही सूझी, वो भी नाराज़ होंगी। उसने सीने पे हाथ बांध लिए थे। वो चिड़िया को देखने लगा था जो शाख पे बैठी यूँ लगता था उसे तक रही है। लेकिन फिर किसी से तो करनी ही है ना। लाज से नहीं करूँगा, उसका कुछ पता नहीं, बुरा लग गया तो बहुत शोर डालेगी। आप ही से ही बात करूँगा, वो समझेंगी। उसने सोचा और गहरा सांस लेकर दोबारा क्लास की जानिब बढ़ गया। लाज के बगैर दिन गुजरने का नाम ही नहीं लेता था। साइम के जाने के बाद शाख पे बैठी चिड़िया भी फुट से उड़ गई थी। श्री के अब्बू कमरे में खड़े उसकी अम्मी से कह रहे थे, तुमने श्री का क्या सोचा है? पप्पा ने उन्हें हैरानी से देखा। क्या सोचना था? उसकी मैं बात कर चुकी हूँ। बीजान ने कहा है, दारैन अभी नहीं मान रहा। कब मानेगा वो? श्री की उम्र निकल रही है। वो बेचैन लगते थे। काम पे जाने से पहले उन्होंने बहुत दिनों से अपने अंदर चलने वाली बेचैनी अपनी बीवी के सामने छेड़ ही दी थी। पप्पो ने गहरा सांस लिया। आप क्यों परेशान होते हैं? हो जाएगी श्री की, और दारैन से ही होगी। बरकत साहब के तासुर ना बदले थे। फिर उन्होंने कहा, अब की बार जब तुम बीजान से श्री की बात करो तो लाज की भी करना। मैं उसकी साइम से करूँगा। मुझे वो बच्ची बहुत अच्छी लगती है, घर की रौनक है। फुप्पो ने सरनामे हिलाया। ना भाई, मैंने अपनी टिंड नहीं करवानी, वो तो मेरे सर के सारे बाल उतार देगी। बरकत साहब ने उन्हें नाराज़ी से देखा तो वो हंस दी, मजाक कर रही थी। उसे बस तंग करने को टोकती हूँ, वरना मुझे भी उससे उतनी ही मोहब्बत है जितनी आप सबको है।
तो बस फिर बात करो उसकी। कैसा अच्छा होगा ना कि इस घर से कोई कहीं नहीं जाएगा। कैसी उम्दा जोड़ियाँ होंगी। फूफो ने सर हिलाया। बेशक ये जोड़ियाँ उम्दा होती अगर बीजान पहले ही कहानी बदलना चुकी होती। बीजान के कमरे में फ़र्श पे बैठी थी। बीजान उसके काले लंबे बालों में तेल डालकर सर की मालिश कर रही थी। बीजान, आपको पता है शाह ने मुझे कल डांटा था। एक तो मुझे बिच्छू ने काट लिया था, ऊपर से शाह ने भी इतना गुस्सा किया था। उसके पेट में कोई बात नहीं रहती थी। उसने एक बार जो ठान लिया होता था उसे बताकर ही रहती थी। और कुछ शाह ने भी उसे कह दिया था कि वो बताना चाहे तो बता दे। मैंने तो शाह ही की बात मानी है। उसने खुद को ये सफाई दी थी। तो तुम क्यों उल्टे काम करती हो? तुम बड़ी हो रही हो, लेकिन अकल माला एक भी काम नहीं करती। लाज का मुंह बन गया। चलो, मैं आपको अपना दुख सुना रही हूँ बीजान, और आप भी। उसने सर झटक दिया। बीजान नरमी से उसके सर में हाथ चलाती रही। तो ठीक ही कह रही हूँ। अब तुम कुछ महीनों में 18 की हो जाओगी। ना तुम्हें अकल आई, ना ही तुमने 10 पूरी की। कल को अचानक से तुम्हारी शादी करनी पड़ गई तो लड़के को क्या कहूँगी कि इस नकम्मी में क्या खूबी है। लाज को उनकी बात में शर्म सी आ गई। उसने गले में मौजूद दुपट्टे को शर्म से उंगली पे लपेटना शुरू कर दिया। लाज, तुमसे एक बात पूछूं? जी बीजान। वो उठकर उनके बराबर बैठ गई। तुम्हें तुम्हारे दारायन शाह कैसे लगते हैं? लाज इस सवाल पे सोच में पड़ गई। कभी अच्छे लगते हैं, कभी गंदे लगते हैं। उसने उलझा हुआ जवाब दिया। बीजान ने हंकारा भरा। इस लड़की से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं था। अगर उन्होंने उसे अभी कुछ भी बता दिया तो ये पूरे घर में शोर डाल देगी। अच्छा ये बताओ, तुमने शाह को बताया कि तुम 18 की होने वाली हो? उन्हें बताकर मैंने क्या करना? लो, तुम्हारी सालगिरह होगी तो तुम दारैन को बताओगी नहीं तो तोहफ़ा कैसे लोगे? तुम उसे बताओ कि तुम अब बस कुछ महीनों में 18 की हो जाओगी, और तुम उसे ये भी बताना कि तुम उससे क्या तोहफ़ा लोगे। मैं स्कूटी लूँगी, जो तुम्हारा दिल करे, लेकिन उसे लाजमी बताना ताकि वो इंतज़ाम कर ले। लाज की आंखें चमकने लगी। वो शाम तक का इंतज़ार कैसे करेगी? वो श्री के सामने चेहरा झुकाकर बैठा था। श्री उसे हैरत से देख रही थी। फिर उसने साइम को कहा, चेहरा ऊपर करो। मारना है तो यूँ ही मार ले। मुँह ऊपर किया तो थप्पड़ ज़ोर से लगेगा। वो अपने दिल की श्री को बता चुका था। श्री के संजीदा चेहरे पे मुस्कान फैलने लगी। मैं क्यों मारूंगी? मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि हमारा साइम इतना बड़ा हो गया कि उसे मोहब्बत हो गई। उसकी मुस्कुराती आवाज़ सुनकर साइम ने तेज़ी से चेहरा उठाया। आप गुस्सा नहीं हैं? मैं गुस्सा क्यों होंगी? इतनी अच्छी लड़की तुमने पसंद की है। बस एक बात सोच लो साइम, थोड़ी ज़िद्दी और बेवकूफ़ है, तंग बहुत करेगी। वो शरीर लहजे से बोली तो साइम झनीब गया। कोई बात नहीं, मुझे वो ऐसी ही अच्छी लगती है। श्री मुस्कुरा दी। उसने साइम का सर अपनी गोद में रखा। तुम्हें ये सब कब महसूस होने लगा? वो साइम से उसकी मोहब्बत की कहानी इसलिए सुन रही थी ताकि उसे पूरा कर सके, लेकिन वो नहीं जानती थी कि उन दोनों की कहानी अधूरी रह जाएगी। उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि उसे नौकरी मिल गई है। उसने सबसे पहले ऑफिस से बाहर आकर वीर को कॉल की थी। मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया है वीर। उसकी आवाज़ भर्रा गई। तुम रो क्यों रही हो? ये तो खुशी की बात है। क्या उन्होंने कुछ कहा है? उसे शक गुजरा कि कहीं ऑफिस वालों ने तो कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं कर दी। नहीं, वो सब तो बहुत अच्छे हैं। मैं तो खुशी में रो रही हूँ। खुशी में कौन रोता है? वीर के लहजे में खफगी थी। वो ईमाने को किसी भी वजह से रुलाना नहीं चाहता था। मैं रोती हूँ। अब तुम ये बताओ कब मिल रहे हो मुझसे? वीर के दिल को कुछ हुआ। मैं अभी आ जाऊँ? लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बॉस छुट्टी नहीं देगा। ईमाने को सुबह वाली बात याद थी और उसके दोहराने पे वीर को भी याद आ गया। उसने ख़ुद को डपटा कि क्या ज़रूरत थी कहने की। हाँ चलो, कल मिलूँगा मैं तुमसे, ईमाने ने जवाब में कहा। हाँ ये ठीक रहेगा, कल मैं शहला के साथ आ जाऊँगी। शाहवीर कहने लगा कि वो अकेली आ जाए, लेकिन फिर ईमाने गलत ना समझ ले इसलिए चुप हो गया। ईमाने ने कॉल बंद कर दी थी। वो खुशी से पागल होने को हो रही थी। सैलरी पैकेज उसकी सोच से कहीं ज़्यादा अच्छा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वीर की सिफारिश इतनी जल्दी मान ली जाएगी।
वो फिर घर आ गई थी। बहुत शोर डालकर उसने अम्मा को बताया था। भाभी उसकी आवाज़ पे कमरे से निकलकर उसे देख रही थी। ईमान ने उनसे भी खुशी में लिपट के। भाभी बज़ाहिर तो खुश थीं, लेकिन ईमान की तनख्वाह का सुनकर उनका दिल बुझ सा गया था। इतनी तनख्वाह तो उनके शौहर की भी नहीं थी। ये तो दिनों में कहीं के कहीं चले जाएंगे। उनके दिल में ये बात फ़ौरन आई थी। वो ईमान को यकटक देखने लगी थी। अगर ईमान काम करने लगी तो उनकी जो थोड़ी बहुत अहमियत है घर में वो भी ख़त्म हो जाएगी। दारैन अभी फ़्रेश होकर आया था। उसके जिस्म पे ट्राउज़र और शर्ट थी। चौड़े शानों और फ़्राक सीने वाला दारैन अपने बाल संभाल रहा था जब लाज दरवाज़ा खोल कर अंदर आए। शाह, मैंने आपसे बात करनी है। वो खुश थी। शाह ने उसे देखकर सर हिलाया। हाँ करो। लाज ने बेतकल्लुफ़ी से उसका एकदम से हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती बेड पे ले आए। आपको पता है मेरी सालगिरह आ रही है। दारैन की भवें सिकुड़ी। उसे लाज की सालगिरह याद रहती थी, लेकिन अभी उसमें वक्त था। वो कुछ कहता पर लाज दोबारा बोलने लगी। मैं इस साल 18 साल की हो जाऊंगी, यानी बड़ी हो जाऊंगी, और अब आप मुझे स्कूटी लेकर देंगे। फिर मैं उस पर स्कूल खुद से जाया करूंगी। वो अपनी धुन में कह रही थी। शाह का दिमाग एकदम से भग से उड़ा था। लाज 18 की होने वाली है। उसने लाज को देखा। उसके चेहरे पे ज़मानों की मासूमियत थी। शाह के कांधों से भी छोटा उसका कद था। नाजुक सी वो लड़की 18 की होने वाली थी। नहीं, तुम अभी कहाँ से 18 की होने वाली हो? अभी तो 17 साल की होगी तुम। लाज ने सरनामे हिलाया। नहीं, मुझे भी जान ने बताया है, उनके पास लिखा हुआ रखा है। दारैन सारी बात समझ गया। बीजान ने लाज को इसलिए ये बताया था कि वो शाह को भी बता दे। अच्छा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, मैंने बीजान के पास जाना है। आप पहले ये तो बताएं कि लेकर देंगे ना स्कूटी? हाँ, ले दूँगा, अभी तुम जाओ, उसने टालने को कहा। लाज खुश हो गई। वो कमरे से चली गई तो दारैन भी बीजान के कमरे में आ गया। मुझे पता था तुम आओगे। बीजान ने उसके कमरे में आते ही उसके लिए जगह बनाई थी। वो उनके पास ना बैठा। बीजान, वो अभी छोटी है। उसकी यही बात बीजान को बुरी लगती थी। दारैन शाह, होश से काम लो। वो छोटी तुम्हारे लिए होगी। तुम्हारी मोहब्बत अजीब है। उसके लिए तुम उसे बड़ा होने ही नहीं दे रही। लेकिन ये सच है कि वो 18 की होने वाली है, और अब मुझे लाज से इस हवेली का वारिस चाहिए। उसमें शाहों का खून है। तुम्हारी शादी उससे इसलिए मैंने की थी क्योंकि मुझे अपने ख़ानदान का वारिस ऐसी लड़की से चाहिए जिसमें हमारा खून हो, और लाज की रगों में हमारा खून दौड़ रहा है। और अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ। वो अब जल्दी तुम्हें तुम्हारे कमरे में मिलेगी। पर बीजान, बस शाह, मैंने बात मुकम्मल कर दी है। तुमने कहा था तुम उसके 18 से पहले रुखसती नहीं लोगे। अब वो 18 की होने वाली है। तुम अब अपनी बात से मत फिरो। उसकी रुखसती अब बस तुमसे हो जानी चाहिए। यही सही वक्त है। तुम बस खुद को तैयार रखो और उससे मोहब्बत करो, लेकिन उसे बच्ची मत बनी रहने दो। उसे बड़ा होने दो। अब वो शाहों के होने वाले वारिस की माँ बनने वाली है। उसे समझदार होना चाहिए। दारैन शाह को कभी कभी दादी बहुत शफ़ाक लगती थी। उनके चेहरे पे इतने पर्दे थे कि वो अंदाज़ा नहीं कर सकता था कि दादी दरअसल हैं क्या। उन्होंने कभी उसे खुलकर कुछ नहीं बताया था। उनके लहजे में एक इसरार हमेशा से रहा था जो दारैन को जानने का तजस्सुस था, लेकिन अभी फ़िलहाल उसे ख़ुद को इस बात पर राज़ी करना था कि वो लाज को अपने बहुत करीब अब हर रोज़ देखेगा। जारी है। तो जनाब, ये थी हमारी आज की किस्त। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको किस्त अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द एक नई किस्त के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।